नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज़ में आज मैं आपसे कुछ अपडेट करवाने जा रहा हूं और अपडेट से संबंधित यही है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल होंगे और कुछ उसमें क्वेश्चनों में विविध प्रकार के क्वेश्चनों में आप इसको शामिल कर सकते हो, जो कि हमारी समझ पर डिपेंड करेंगे। ये आपके इस एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक में आ चुके हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, या तो विविध डाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे कीजिए जो अक्षांश देशांतर है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए अक्षांश व देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड फ्रॉम अक्षांश, या आप कह सकते हो लेटिट्यूड। इसको लेटिट्यूड बोलते हैं, इसको मेरिडियन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड फ्रॉम लेटिट्यूड एंड मेरिडियन, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी बेसिक बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, या हम वो बात करेंगे जो हमने वहां बात नहीं की। क्लियर? ये 0 डिग्री है, इसको हम इक्विलेटर लाइन बोलते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और यहां यदि हम देखें ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और इसको हम 66.5 डिग्री मकर रेखा बोलते हैं, सॉरी आर्कटिक रेखा बोलते हैं। ध्यान से समझते जाना इसको। और जो ये पोर्शन है, इसको आप जानते हो 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। और यहाँ जो 66.5 डिग्री है, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्लियर? और यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्रीनविच रेखा को, तो ये आपकी ग्रीनविच रेखा है। ये होती है 0 डिग्री देशांतर, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लंदन से ग्रीनविच नामक जो शहर है वहाँ से ली गई है। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि शून्य, आप कह सकते हो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन स्थल कहाँ पर है। तो मिलन स्थल की देखिए, यदि हम बात करेंगे तो ये रहा, ये 0 डिग्री है, ये मिलन स्थल है। क्लियर? यहाँ ये दोनों आकर मिलती है। ये जो मिलती है, ये स्थान जो है आपका, आप कह सकते हो इनका जो मिलन स्थल है, जहां पर भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर मिलती है, ये है गिन्नी की खाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिन्नी की खाड़ी में मिलती है, और ये गिन्नी की खाड़ी पड़ती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक ओशन इसको बोलते हैं, इसको अंध महासागर भी कहते हैं। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बता दूंगा आपको। तो पहले या तो आप ऐसे कीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, शून्य अंश अक्षांश व शून्य अंश देशांतर है अटलांटिक महासागर,
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अब ये आपके ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो शून्य अंश, मैंने जानबूझकर उसी शब्द का इस्तेमाल किया है जो आपके एग्जाम, शून्य अंश मतलब 0 डिग्री अक्षांश, और इसको 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री देशांतर क्या है? ये रहा मेरिडियन, इसको हम ग्रीनविच कहता है, कहाँ पर स्थित है? तो इन दोनों का मिलन स्थल इसने पूछा है, तो ये आ जाएगा गिन्नी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर उसमें ऑप्शन में दिया था। इसी को ही एक दूसरे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, उसमें अंध महासागर ऑप्शन में दे रखा था, बस इतना ही चेंज था और क्वेश्चन की लैंग्वेज वही थी। क्लियर? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना इनका जो मिलन स्थल है ये गिन्नी की खाड़ी में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप ये कह सकते हो कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा को मिलाने वाला स्थान गिन्नी की खाड़ी। क्लियर? एक चीज और है, जैसे ये जो रेखा है, आप सभी जानते हो एक ही रेखा है, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए ये ऐसे है, और क्वेश्चन ये है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? आप खुद देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, दोनों को मिला रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। क्लियर? और ये जो गिन्नी की खाड़ी है, या आप इसको अंध महासागर या ये अटलांटिक महासागर में कह सकते हो, यहां पर क्या है? भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा मिलती है। ये दो बातें, दो फैक्ट आप ध्यान में रखोगे कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा कहाँ मिलती है? गिन्नी की खाड़ी में। गिन्नी की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर है। क्लियर? और 180 डिग्री देशांतर क्या है? एक ही रेखा है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसकी डिटेल वैसे पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आपके मैंने देखा वो ये है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये आरएस प्री में आया हुआ है। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 91 डिग्री उत्तर मतलब नॉर्थ, 95 डिग्री पूर्वी, सॉरी 91 और 45 डिग्री पश्चिमी, या इसको कीजिए, इसको दक्षिणी कर दीजिए, ये दक्षिणी है, और 91 डिग्री पश्चिमी। ये आपके सामने दे रखा है एक क्वेश्चन, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति है वह है, हमें एक तो लेटिट्यूड पोजीशन के बारे में बताना है। पहली बात तो लेटिट्यूड पोजीशन के बारे में बताना है हमें।
अब जब तक हमें अक्षांश के बारे में पता नहीं होगा, लेटीट्यूड के बारे में पता नहीं होगा, हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर जानते हैं, जैसे लेटीट्यूड की मैं बेसिकली बात करूं, ये 0 डिग्री है, ये लेटीट्यूड है, ये कर्क रेखा है, ये आपकी आर्कटिक रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मकर रेखा है, ये अंटार्कटिक रेखा है। ये बातें हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ये अक्षांश है सारे, ये क्लियर। तो हम ये 90 डिग्री मानते हैं, ये 90 तक ही होते हैं, ये क्लियर। तो अब आप देख लीजिए, जब 90 डिग्री कह रहा है तो ओबियसली बात है ये तो हो ही नहीं सकते, क्लियर। 91 ऐसे ऑप्शन काटने वाला चाहिए। दूसरी बात, पूर्व और पश्चिम की जब हम बात करते हैं, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहां हम अक्षांश की कहां से बात कर लेंगे। तो ये जो दोनों हैं, ये तो वैसे ही 91 डिग्री तो कट गया, लेकिन और भी काटे तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों देशांतर स्थिति को बताते हैं, दोनों देशांतर स्थिति को बताते हैं। इस कारण से ये नहीं हो सकते, क्लियर। अब 91, अब बच गया 45 डिग्री दक्षिणी, तो ऑब्वियसली बात है यही आंसर होगा। और 45 दक्षिणी हम इसको कह सकते हैं, यहां पर ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, इस स्थिति में ये 45 आएगा इधर, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सही मायने में आंसर क्या हो गया, ये 45 डिग्री दक्षिणी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको गलत करवा सकते हैं, आपके एग्जाम को पीछे कर सकते हैं। और नॉर्मल हमारे सामने आंसर होता है, बस बात समझने की होती है। और कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, आरएएस प्री का क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की जो सबसे बड़ी सर्विस है उसका क्वेश्चन है, अपने आप में एक उम्दा स्थान रखता है, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले एक बताया था वृद्धव्रत, इसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। वहां पर जाके आप इसको ऐड कर देना। मैंने आपको यह कहा था कि जो भूमध्य रेखा होती है वो क्या होती है, इक्विलेटरल लाइन जो है वृद्धव्रत होती है, और इसके अलावा जो नीचे के हैं उनको हम लघु व्रत बोलते हैं, स्मॉल सर्कल बोलते हैं। और ग्रेट सर्किल ये एक ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जोड़ना है, जो भी देशांतर रेखाएं होती हैं, मतलब जो देशांतर है वो भी वृद्धव्रत में आते हैं। जितने भी देशांतर हैं वो वृद्धव्रत में आते हैं। इसी पर ये ध्यान रखना, अपडेट रखना दोनों का। भूमध्य रेखा मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपके लिए एक नई बात लेकर आया हूं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। आप खुद देख लीजिए, ये देशांतर रेखाएं ऐसे बनती है, तो ग्रेट सर्किल का ये अपने आप में निर्माण करती है। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सा ग्लोब पर एक वृद्धव्रत नहीं है, मतलब ग्रेट सर्किल नहीं है। ध्यान रखना, ये नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको थोड़ा अंडरलाइन कर दिया जाए। यही एक ऐसा शब्द है जो हमें अक्सर एग्जाम में दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना। ये है विषुवत रेखा, मैं वही ऑप्शन लिख रहा हूं जो आए हुए हैं। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, इक्विलेटरल लाइन, मुख्य देशांतर रेखा, मेन मेरिडियन लाइन, मेन मेरिडियन लाइन। ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखते जाएं। इसको इक्विलेटरल लाइन बोलते हैं, इसको मेन मेरिडियन लाइन बोलते हैं। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, यदि हमें फैक्ट पता है, हमें यह पता है कि वृद्धव्रत क्या है, तो भूमध्य रेखा वृद्धव्रत बनाती है, सभी देशांतर रेखाएं वृद्धव्रत बनाती है। इसके अलावा सभी
स्मॉल सर्कल बनाती है, लघु वृत्त बनाती है। ये सारी बात अपनों ने यहाँ कर ली, ये लाइन हमें पता है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। वृद्धवर्त नहीं है, नहीं है तो विषुवत रेखा तो है बिल्कुल, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वृद्धवर्त है, ग्रेट सर्किल है ये। देशांतर, मुख्य देशांतर रेखा क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर को बता रहा है आपको, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। और जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सारी क्या है? ग्रेट सर्किल है। ये भी नहीं है, और ये देशांतर शब्द आ गया, इस कारण से ये भी नहीं है। बच गया ये उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका ग्रेट सर्किल नहीं है। और बाकायदा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा को छोड़कर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी स्मॉल सर्कल बनाती है, लघु वृत्त बनाती है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये IAS परी का है। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब ये स्थितियां आपको पहले बता चुका हूं, से उड़ान भरता है। और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। वह कहां उतरेगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश व 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश व 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। समझे तो बहुत बड़ी बात है, ना समझे तो कुछ नहीं। क्लियर? देखिए, ध्यान रहे, यदि हम कहें विमान क्रॉस करेगा और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर जाएगा, जैसे ये पृथ्वी है। क्लियर? ये भूमध्य रेखा है, अक्षांश है, और ये आपका देशांतर रेखा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस जैसे यहां पर है, यहां पर विमान चढ़ रहा है, यहां से उड़ान भरेगा। यहां जो विमान उड़ान भरेगा उसकी स्थिति क्या है वो आपको पहले बता चुका। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका मतलब यहां पर विमान है, पूर्वी देशांतर बोल रहा है ना, तो उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो यहां पर ये उतरेगा। ये स्थिति कौन सी है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां ये उड़ान भर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब ये विपरीत सिरे पर जाएगा
तो विपरीत सिरा कहाँ होगा, यहां पर आएगा, ऐसे ध्रुव को क्रॉस करके जाएगा, ये ध्यान रखना। यदि हम विपरीत सिरे पर जाएंगे तो ध्रुव को क्रॉस करना पड़ेगा, पोल को क्रॉस करना पड़ेगा। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, इस कारण से हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, क्योंकि उत्तरी अक्षांश हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। यदि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध होता, यदि दक्षिणी अक्षांश लिखा होता तो वो क्या हो जाता, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। अब यहां जाएगा, इस स्थान पर आ गया तो ये विपरीत तो आ गया, लेकिन यहां पर स्थिति क्या है। अब देखिए अक्षांश तो नहीं बदलेगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि जब ये ऊपर से आया है तो ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश तो यहां होगा। क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब उल्टा करेंगे इसको तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही आएगा। ठीक है। लेकिन अब बात बताइए, ये 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से यहां चला है, यदि यहां देशांतर होगा तो कौन सा होगा। भाई हमें तो उल्टा करना है, तो 30 और 50 का तो क्राइटेरिया हमें रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर जब हम जाएंगे तो होगा तो 50 डिग्री, लेकिन वो हो जाएगा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि विपरीत सिरे पर, इसको अंडरलाइन करें, उड़ान भरता है तो पृथ्वी की विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। वह कहां उतरेगा, तो पृथ्वी का विपरीत तो ये रहा, तो उत्तरी अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश पे होगा। यदि विपरीत चले जाओ तो यहां भी आपको, जैसे हम कहें ये 30 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, तो यहां इसको भी, यहां भी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे, इधर भी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। लेकिन यहां जो देशांतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊपर वाला। क्लियर। तो ये ऐसे फैक्ट है, ऐसे तथ्य हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। एक लाइन लिख दीजिए, विपरीत सिरे पर जाने के लिए ध्रुव को पार करना होता है। इसको बेसिक लैंग्वेज नोट में डाल दो। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कह देता कि एक विमान 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्लियर, ये कहते 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पहले तो मुझे ये बताइए, यदि दक्षिणी अक्षांश आ गया तो कौन सा गोलार्ध होगा। दक्षिणी अक्षांश आ गया तो गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तो हो सकता है क्योंकि ये पूरा पोर्शन कौन सा है, पूर्वी देशांतर। ये पूरा पोर्शन कौन सा है, पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो कहां उतरेगा, तो यहीं पर यही स्थिति हो जाती, कौन सी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां पर यह स्थिति हो जाती और फिर ये यहां से उड़ान ऐसे भरता तो ये यहां चला जाता। कहां चला जाता फिर ये, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका ऐसे आंसर हो जाता। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, कर दी जाती है, ऐसे कर लीजिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है दोनों तरफ ही मान लो उल्टा जो भी है, हालांकि इसका कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, इंटरनेशनल डेट लाइन पर, यदि दोपहर होती है तो भारतीय मानक समय कितना होगा। भारतीय 6.5 घंटे।
बी ऑप्शन 5.5 घंटे, सी ऑप्शन है 10.5 घंटे, और डी ऑप्शन है 17.5 घंटे। ये है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले तो कोई भी आप काम करो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, रोटेशन जो है उत्क्रमित कर दी जाए, रिवर्सिबल ना पूर्व पश्चिम पूर्व जो भी कर दी जाए। हालांकि इसका कोई ज़्यादा क्वेश्चन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अब इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर यदि दोपहर है, दोपहर का मतलब क्या होता है, 12 बजे हुए हैं, तो भारतीय मानक समय कितना होगा। अब हमें भारतीय मानक समय भी पता है। तो देखिए हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन करो डायग्राम बना लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा। इतने से ही काम चल जाएगा। ये ग्रीनविच रेखा है, क्लियर। और ये जो रेखा है आपकी, ये 180 डिग्री देशांतर है। इसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पहले हम बात कर चुके हैं इसकी, क्लियर। अब इसको हमने क्या माना है, ये तो वैसे ही एक ही रेखा है, तो इसके लिए तो हम पूर्व पश्चिम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पूर्व पश्चिम जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ भी आप क्वेश्चन में देखिए पूर्व पश्चिम इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि 180 डिग्री एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। इस कारण से वेस्ट और ईस्ट शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि दोपहर होती है, यहां पर वो क्या बता रहा है कि यहां पर दोपहर है, यहां पर दोपहर है, इसका मतलब 12 बजे हुए हैं, क्लियर। और फिर वो कह रहा है कि भारतीय मानक समय पर कितना होगा। भारतीय मानक समय यहीं पर होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है। ये भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये भारतीय मानक समय है। अब मेरे हिसाब से आपको समय बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद देखो, ये जो दोनों है, क्योंकि उत्क्रमित कर गया, एक ही मान रहे हैं हम इसको, तो 180 डिग्री और इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री। मैंने आपको पहले ही कहा था इसको इस तरीके से कर लिया करो, 180 50 0 5, और ये होते हैं आपके 17 में से 8 के 97। तो आपके सामने आ जाएगा ये 97 हाफ डिग्री, ये है। तो 97 1 डिग्री बराबर 4 मिनट अपने पहले भी कर चुके हैं। $338 और आधे डिग्री का हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 390 मिनट। अब 390 मिनट जब आपके सामने आ गए, तो आप जानते हो कि यदि 390 मिनट को यदि आप घंटे में बदलोगे तो 6 घंटे 30 मिनट आ जाएगा आंसर। तो आप देख लीजिए 6 घंटे 30 मिनट ये यहाँ पर समय होगा ये, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए ऐसे निकलता है। देखिए पूर्व पश्चिम हम नहीं दे सकते, एग्जामिनर ने भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। 180 डिग्री एक ही रेखा होती है, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ग्लोब के किन्हीं 2 स्थानों पर न्यूनतम दूरी नहीं होती है, न्यूनतम दूरी नहीं होती है।
पहला है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये यूपीपीशियस का है। 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान यामोत्र, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन। अब ध्यान रखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, आसान नहीं है नॉर्मल, लेकिन आपको थोड़ी सी भी गलती नुकसान दे सकती है कि इन दो स्थानों पर न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। ये नहीं तो नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की बड़ी ताकत रखता है, नहीं है। अब आप देखिए किसके लिए न्यूनतम दूरी नहीं होगी। अब न्यूनतम दूरी किसके लिए नहीं होगी, जैसे मैं कहूं ये है, अब 45 डिग्री चाहिए उत्तरी अक्षांश है, चाहिए दक्षिणी अक्षांश है, इनकी तो न्यूनतम दूरी हो सकती है, इनके बीच की न्यूनतम आराम से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधान यामोत्तर क्या होता है, ये आपका होती है 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा होती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब इनके ये भी बिल्कुल है, न्यूनतम दूरी नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 3 स्थानों पर टेढ़ी मेढ़ी है, हमने टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई है 3 स्थानों पर। अब ओबियसली बात है जब टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई है तो ये न्यूनतम दूरी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, क्लियर। और ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है ये तीनों, इस कारण से न्यूनतम दूरी रिप्रेजेंट करेगी। ये नहीं कर सकती न्यूनतम दूरी क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है, तो ध्यान रखें इसका आंसर डी होगा। एक क्वेश्चन और है, लिखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम, दूरतम मतलब इसको कह सकते हो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, दूरतम उत्तर में स्थित है। उत्तर मतलब नॉर्थ। न्यूयॉर्क है, रोम है, दिल्ली है और बीजिंग है। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसको समझिए, दूरतम उत्तर का मतलब क्या होता है, दूरतम उत्तर का मतलब होता है सबसे उत्तर में, क्लियर। सबसे उत्तर का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूं ये वर्ल्ड का मैप है, ये 0 डिग्री आ गया, नॉर्थ है, साउथ है, ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, और ये सारे नगर उत्तरी गोलार्ध में ही है। अब आप देखिए यदि सबसे उत्तर में कौन सा कोई भी स्थान है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबसे उत्तर में कौन सा हो गया, डी हो गया। बस यही बात हमें बतानी है, ये दूरतम उत्तर हो गया। लेकिन अब यहां देखिए न्यूयॉर्क है, रोम है, दिल्ली है, बीजिंग है, इनकी यदि हम बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये दुर्लभ इतना नहीं है जितना आप समझते हो। ये तैयारी अलग से नहीं होती है इस क्वेश्चन की, ये तैयारी ऑटोमेटिक ही होती है, आपकी ऑटोमेटिक तैयारी होती है। इसको अलग से, ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि आप इसकी अलग से तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो मेन शहर है उनके कोई अक्षांश देशांतर याद करते जाओ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है थोड़े मोटे ओबियसली जब आप मैप देखते हो तो अपने आप ध्यान रह जाते हैं, बस उतना काफ़ी होता है। अलग से लिस्ट बनाकर उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर ये आधारहीन तैयारी हो जाती है। लेकिन अब जैसे हम देखें इस क्वेश्चन को, सबसे उत्तर में कौन, ये तो आप समझिए, मतलब सबसे उत्तरी में कौन सा है, कहने का मतलब ये है। अब दिल्ली, बीजिंग, अब आपको मैप यदि नहीं है, वर्ल्ड का मैप यदि आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कतई सोल्व नहीं कर सकते, कतई सोल्व नहीं कर सकते। जब आप गौर से देखोगे, इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना है, जैसे ये इंडिया है, इसके ऊपर चाइना है, इसका मतलब
दिल्ली और बीजिंग में से दिल्ली नीचे है, बीजिंग ऊपर है। क्लियर? तो ये तो नहीं हो सकते। उसके बाद जैसे मान लीजिए बीजिंग आ गया, उसके बाद यूरोप आता है। यूरोप में रोम इटली है, रोम वाला शहर है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये तो नीचे ही नीचे हैं। अब न्यूयॉर्क और रोम को देखोगे तो इनमें आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा आपको, 43 या 40 इसके आसपास मिलेगा। लेकिन अभी रट नहीं सकते इसको, ये तो मेरे को थोड़ा सा पता है इसलिए आपको बता दिया, रटना नहीं है ये। देखिए, जब आपको यदि मैप, जो मैप है आपका वर्ल्ड का मैप, यदि आपने भर लिया, विभिन्न शहरों के नाम आपने भर लिए, फिर ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएगा कि रोम नीचे था, इटली ऊपर था, या आपका न्यूयॉर्क ऊपर था। तो ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई शहरों के अक्षांश देशांतर याद करो, ध्यान रखें गलत हो जाएगा। मैप को फुलफिल करें। कोई भी शहर है और मेन शहर, कोई अपने गांव ढाणी नहीं करनी है अपनों ने, कोई आपकी गांव ढाणी या मेरी कोई गांव ढाणी नहीं पूछेगा। मेन शहर जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ये इस तरीके से मॉस्को हो गया, इनको ध्यान में रखिए। क्लियर? तो यदि इसके आंसर देखेंगे तो रोम होगा। इसको बकायदा आप मैप में जाकर देखें। जो बच्चे क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं, याद कीजिए मैंने वर्ल्ड का पूरा एक एक देश करवाया था, आपको एक एक देश करवाया था। उस स्थिति में फिर मैंने आपको एक बार कही भी थी, मैंने कहा वर्ल्ड का मैप भरने का कोशिश करो, मेन शहर लिखो। आपको मैंने कहा था यदि आप उस दिशा में चलते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होंगे। और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बड़ी बात नहीं बनते हैं तब सिलेक्शन होता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने कुछ अक्षांश व देशांतर से संबंधित कुछ नया वैल्यू एडेड किया है हमने, और थोड़ा एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन के माध्यम से किया है। ये वो वैसे क्वेश्चन नहीं है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, बच्चा पूरा पढ़ लेता है, पूरा एक्सप्लेनेशन उसके पास होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाता। ये उस टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब मैं ग्रह से संबंधित कुछ नई बातें लेकर आया हूं, हेडिंग डाल दीजिए, ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड फ्रॉम प्लेनेट। क्लियर? अब देखिए, यदि मैं दो तरीके से बांटूं प्लेनेट को, एक को हम ये कह सकते हैं पार्थिव ग्रह, इसको शायद अर्थेरियन प्लेनेट बोलते हैं, देख लेना इसको, अर्थेरियन प्लेनेट बोलते हैं। एक होते हैं गैसीय ग्रह, गैसियस प्लेनेट बोलते हैं इसको। देखिए, जो पार्थिव ग्रह होते हैं ये होते हैं जैसे बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, मंगल, मार्स। इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ठोस होते हैं, इस कारण से इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और जो अन्य ग्रह हो गए उन्हें गैसीय ग्रह बोलते हैं, जैसे बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं इसको, शनि, सैटर्न बोलते हैं, अरुण, यूरेनस बोलते हैं इसको, वरुण, नेपच्यून बोलते हैं इसको। ये गैसीय ग्रह होते हैं, गैसों की अधिकता पाई जाती है, इस कारण से इनको बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इनका एक अन्य नाम और होता है, इनको कहते हैं जोवियन ग्रह, जोवियन प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं इसको। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, कौन सा है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, कौन सा है, कौन सा गैसीय ग्रह है, कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है, ध्यान रखें।
तो ये जो है ये सारे गैसीय ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह होते हैं। जोवियन ग्रह भी इन चारों को बोलते हैं। जोवियन का वैसे जो यदि हम कहें तो जोवियन का जो अर्थ होता है वो होता है बृहस्पति के समान, बृहस्पति के समान, जुपिटर के इक्वल। लेकिन यार बृहस्पति के समान का वैसे नहीं है, यहां पर बृहस्पति की तुलना इसके आकार से की गई है। इनका आकार बड़ा होता है, इस कारण से इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं। हालांकि इनके आकार को यदि हम क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो बृहस्पति इज ग्रेटर देन सन, इज ग्रेटर देन अरुण, इज ग्रेटर देन वरुण हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं ना ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे ग्रह हैं, ठीक है। इस कारण से इनको जोवियन ग्रह की श्रेणी में भी डाला गया है। तो ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, घनत्व के आधार पर ग्रह। घनत्व मतलब डेंसिटी। प्लेनेट बेसिस ऑन डेंसिटी, घनत्व के आधार पर। आकार के आधार पर तो मैंने आपको क्रम बता दिया था, एक घनत्व के आधार पर थोड़ा और ध्यान रख लेना। क्लियर? पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। क्लियर? और इसका आपने ध्यान भी रखना पड़ेगा, इसका ही ध्यान रखना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद बुध है, कई लोग बुध को मान लेते हैं, ये बुध नहीं है, ध्यान रखना जी, ठीक है, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। मरकरी, ये इंग्लिश पहले मैं लिखा चुका हूं। शुक्र, वीनस, मंगल, वरुण मतलब नेपच्यून, बृहस्पति, फिर अरुण यूरेनस और फिर शनि। ये इनके घनत्व का क्रम है। बढ़ता, ये आपका घटता हुआ क्रम है, वो घटता बढ़ता मैंने आपको पहले बता चुका हूं, उसी तरीके से आपने करना है। वह उल्टा हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। शनि सबसे न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह, पहले बात कर चुके हैं। और यहां पर इसका भी आपने थोड़ा ध्यान रख लेना, 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों तो आप थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर? और देखिए, यदि दूरी के आधार पर करें, दूरी के आधार पर क्रम करें और आकार के आधार पर जो मैंने आपको क्रम बताया था वो सेम है। एक लाइन लिख दीजिए, दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम ठीक वैसा ही है जैसा आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आप बस यही बात ध्यान रखें, यदि मैं वैसे बढ़ाएंगे तो आप बेमतलब में ये लिस्टें बना लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ये उल्टा टेढ़ा से, पृथ्वी पहले है, शनि लास्ट में है, फिर पृथ्वी को छोड़ जो अपनों आंतरिक ग्रह किए थे उनमें से बचे 3 ग्रह सीधे आ जाएंगे। इससे आपको जो डिस्टर्बेंस देगा ये वरुण और अरुण देंगे, इनमें आएगा। तो वरुण बृहस्पति से पहले आ जाएगा और बृहस्पति के बाद में अरुण आएगा। बस इस पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये आपका डेंसिटी से रिलेटेड जो है पोर्शन पूरा हो जाएगा। आकार का हो गया हमारा, पहले कर चुके हैं, और आकार का यदि हो गया तो दूरी का अपने आप ही हो गया, वही है, सेम ही, ठीक है। और एक घनत्व का हो गया। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैं कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात करूंगा, बेसिक बातें हैं, हालांकि कुछ बातें पहले कर चुके हैं। जैसे हम कहें कोपरनिक्स, ठीक है, और हम बात करें वराहमिहिर, हम बात करें केपलर,
याद कीजिए, ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे केपलर ने। गैलीलियो, याद कीजिए, दुग्ध मेखला की खोज की थी गैलीलियो ने। देखिए, वराहमिहिर जो है ये इन्होंने बहुत पहले बता दिया था। ये एक तो भारत से संबंधित है, क्लियर। इन्होंने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बात इन्होंने पहले ही बता दी थी, ठीक है। और ये लगाई, दूसरा बात इन्होंने कही कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात इन्होंने पहले कह दी थी, क्लियर। ये जो केपलर है ये जर्मनी से संबंधित थे और गैलीलियो जो है ये इटली से संबंधित थे। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन देखे हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो उनका संबंध ग्रीस से है, आर्किमिडीज, जिन्होंने तैरने से संबंधित नियम दिए थे। उसी तरीके से आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि गैलीलियो का संबंध इटली से, केपलर का जर्मनी से, वराहमिहिर भारत, इन्होंने बता दिया था। इसी बात को कोपरनिकस ने बाद में, इनकी एक पुस्तक आई थी लिटिल कमेंट्री, उसमें इस बात को दोहराया था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये जो कोपरनिकस है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक तो इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। खैर ये बात पहले होगी, मैं यहां नहीं बताऊंगा इसको। ये पोलैंड से संबंधित है, ये ध्यान रखना, पोलैंड से संबंधित है। इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम आपने याद रखना है, लिटिल कमेंट्रीज। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि पहला पॉइंट, या पहला पॉइंट लिखिए, मत लिखिए, बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यूनिवर्स ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, मतलब चक्कर लगाती है। अब देखिए, यहां आपने ये ध्यान रखना है, ये बात जो इन्होंने किताब में की, इससे पहले ये बात वराहमिहिर ने बता दी थी, लेकिन वराहमिहिर पर इतने क्वेश्चन मैंने नहीं देखे। कोपरनिकस पर आते हैं, ये है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर इसने ये बात क्लियर कर दी थी, ब्रैकेट में लिख देना, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये बात इसने क्लियर कर दी थी। तो ध्यान रखना, लिटिल कमेंट्रीज कोपरनिकस ने लिखी, इसने ये बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक शब्द है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन, एक तरीके से इसको आवासीय क्षेत्र भी बोलते हैं हम इसको। ये आवासीय क्षेत्र है, ये रेजिडेंशियल क्षेत्र है, ये रहने योग्य स्थान, जहां पर मनुष्य रह सकता है, ऐसे स्थान है, क्लियर। ये कौन से स्थान है? यदि हम ये कहें कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो गोल्डीलॉक जोन है, केवल पृथ्वी है, और वहां ही आवासीय क्षेत्र है, इसी कारण से इसको कहा गया। सौरमंडल का
एकमात्र ग्रह जो इस जोन में आता है, यह है पृथ्वी। ध्यान रखना। अब गोल्डीलोक जोन क्या है? देखिए 4000 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जो गोल्डीलोक जोन में आते हैं। ध्यान रखना। अब वो सौरमंडल से संबंधित नहीं है, वो अलग है। क्लियर? कौन कौन से गोल्डीलोक जोन में कौन से ग्रह आते हैं? लिखिए, इसमें वे ग्रह आते हैं जिनका आकार, तापमान, सूर्य से दूरी और पानी की उपस्थिति है। ये 4 चीजें जहां पाई जाती हैं, पृथ्वी के समान। यदि इसको लैंग्वेज में कहूं, गोल्डीलोक जोन में वे ग्रह आते हैं जिनका आकार पृथ्वी के समान, तापमान पृथ्वी के समान, सूर्य से दूरी पृथ्वी के समान और पानी की उपस्थिति भी पृथ्वी के समान। क्योंकि पानी ऐसा नहीं हो कि बर्फ के रूप में पाया जाए, लिक्विड फॉर्म में पाया जाना चाहिए और पीने योग्य होना चाहिए। वो फिर इस गोल्डीलोक जोन में आते हैं। ऐसे अब तक 4000 ग्रह खोजे जा चुके हैं। ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर आप तो ये बताते हो कि ग्रह 8 ही है, अभी आप 4000 बोल रहे हो। हम जो 8 ग्रह बोलते हैं वो सौरमंडल के हैं, सूर्य के परिवार के हैं। और जो ये और सारे अन्य कई ग्रह मिल गए वो पूरे अंतरिक्ष में है, वो तो अनंत है। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान रखना ये चीजें। मतलब नित्य नए जो ग्रह, कभी नाम सुना होगा केपलर, इस टाइप का एक ग्रह पहले खोजा गया था, तो आप कह रहे थे सर अब 9 कर दें क्या, 10 कर दें क्या? ऐसा नहीं होता। वो सौरमंडल का ग्रह थोड़ी है। सौरमंडल क्या है? सूर्य और उसका परिवार। क्लियर? तो ये गोल्डीलोक जोन पर 2015 में IAS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? तो ध्यान रखना ये इस चीज के। ये गोल्डीलोक जोन होता है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जो गोल्डीलोक जोन में आता है, पृथ्वी। गोल्डीलोक जोन क्या है? ये रहे। क्या है? एक तरीके से आवासीय क्षेत्र। एक लाइन और लिख दीजिए, अब तक ऐसे 4000 ग्रह खोजे जा चुके हैं। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने कुछ वैल्यू एडेड किया है। एक तो अक्षांश और देशांतर में वैल्यू एडेड किया है, और इसके अलावा हमने ग्रह में कुछ वैल्यू एडेड किया है। तो दोस्तों मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे कि हमें ये बताओ कि कितने पार्ट और चलेंगे या कितने पार्ट ख़त्म होंगे। वैसे तो दोस्तों ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब दिया जाए कितने पार्ट चलेंगे। इसका मतलब या तो आप बोर हो रहे हो या कम में अपना कम करके ही आप अपना काम चलाना चाहते हो। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अब हम ये समाप्ति के लास्ट चरण पे हैं। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पार्ट और मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। 2 पार्ट और हम करेंगे, उसके बाद में हम फिर एक नया सिस्टम चालू करेंगे, वो मैं आपको समय रहते बता दूंगा। और ये जो एस्ट्रोनॉमी जो मैं आपको करवाऊंगा ये फुलफिल होगी। इसके अलावा और कहीं हाथ पैर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि ऐसा आप करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी स्वयं की है। वो फिर आप उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। इसको 15-20 बार पढ़ लीजिए। एस्ट्रोनॉमी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप कभी ऐसा होगा नहीं कि आप ना करके आ पाओ, बशर्ते इसको 15-20 बार पढ़ोगे तो। क्योंकि यदि 15-20 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन भी आप करके आ जाओगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा। ये रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड हो जाते हैं। एक बार मेरे हिसाब से चल के तो देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एस्ट्रोनॉमी के इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।